मैंने कहां तक लिखाया था आपको उस दिन? व्यापार में। ओके, चलो तो व्यापार में मैंने आपको ये बताया था कि दोनों तरह का व्यापार, याद हो तो, समुद्री व्यापार एवं स्थलीय व्यापार, दोनों में भारत हीरो था, हीरो, और दुनिया थी जीरो। कारण क्या था? मैंने आपको ये बताया कि समुद्री व्यापार, ये मैं बना के बताया था, ये अफ्रीका और ये लाल सागर, सऊदी अरब, तो यहां भूमध्य सागर है, वो वहां से इटली से व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य। याद हो तो बताया था, याद नहीं है क्या? याद है। तो मैंने आपको बताया था कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। अब चूंकि रोमन साम्राज्य कहां? रोम में। रोमन साम्राज्य की राजधानी कहां थी? रोम में। और रोम जो है वो किस देश में है? इटली में। इटली किस महासागर में, किस सागर में है? भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर से लाल सागर तक, ये लाल सागर, ये अरब सागर है, यहां इतनी दूर में ऊंटों पे लाद करके सामान यहां जहाजों से आता था, और जहाजें यहां रुक जाती, जहाजों से सामान उतार करके ऊंटों पे लाद करके यहां पे लाते और फिर जहाजों में लोड कर देते। मैंने आपको ये भी बताया था। इसी समय एक यूनानी यात्री, नाम था हिप्पालक्स। कौन था? कौन था रे? हिप्पालक्स। इसने खोज कर ली थी मानसून की। मानसून की खोज प्रथम सदी ईस्वी में हो गई। मानसून का मतलब कि ये जहाज जो है, ये जब ये हवाएं चलती तो इन हवाओं पर पर्दा टांग दिया जाता, और ये भूमध्य सागर, ये पश्चिमी विक्षोभों के सहारे जहाज अपने आप यहां तक आ जाता, और इसके बाद में जहाज यहां तक आ जाता, फिर थोड़े दिन यहां पर वेट करते, फिर जो मानसूनी हवाएं हैं, जिसको हम अरब सागरीय मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये यहां से जाता था। और इन मानसूनी हवाओं के साथ ये जो जहाज होते थे, इन जहाजों पर कपड़ा टांग दिया जाता था। बताया था उस दिन, दिखाया भी था मैंने एक चित्र, उस दिन दिखाया था, एक जहाज का चित्र दिखाया था। अच्छा, कितने लोग हैं दिखाया था? यस, इनको देख लो, क्योंकि उस दिन देखने वाले यही थे। वो उस दिन जहाज जो था वो चला गया, अब नहीं है ना, वो गया। मैं कोशिश करूंगा देखें आए तो। बाकी मानसून गया, वो जहाज भी गया। ये 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन में मानसून कितना चला गया पता है ना? हाँ, इसलिए जहाजों पर कपड़ा लाद दिया जाता, कपड़ा टांग दिया जाता, और कपड़ा अपने आप मानसूनी हवाओं के सहारे जहाज अपने आप भारतीय तटों पे आते, यहां रुकते, सामान खरीदते, लादते, 3 महीने तक वेट करते, और 3 महीने बाद लौटता मानसून, जहाज को वापस लाता। और इसके बाद में ये पश्चिमी विक्षोभ जब लौटती अवस्था में होते थे सर्दियों में, तब ये यहां तक पहुंच जाते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऊंटों पर लादते, यहां छोटी छोटी नावों में रोम पहुंचा दिया जाता। उस जमाने में भी बिना किसी परिश्रम के, मानसूनी हवाओं के सहारे, पश्चिमी विक्षोभ के सहारे भारत से यूरोप का व्यापार होता था। दूसरा व्यापार मैंने बताया था ये वाला, कि जो भारत है वो
कनिष्क के समय, कुषाणु के समय एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य बना था, बताया था मैंने आपको। ये यहां भारत है, और कुषाणों ने, विशेषकर कनिष्क ने, मैंने बताया था कि चीनी राजकुमारी से ब्याह करने से जब मना कर दिया गया तो उसने चीन को जीत लिया था, और एक के बजाय चीन की सरकार होती से 2 राजकुमारों से ब्याह किया था। उसने ये जो पाकिस्तान का इलाका है, ये जो अफगानिस्तान का इलाका है, ये वाला अफगानिस्तान, इन दोनों की सीमा पर, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा पर, ये कौन सी जगह है? पेशावर तो उसकी राजधानी थी कनिष्क की। इसके साथ उसने ईरान को जीता था। ईरान, जिसे पर्थिया कहते थे। मध्य एशियाई राष्ट्र जितने भी तान है, मैंने बताया था, तान बोले तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी तान हैं, इन तानों पर नियंत्रण उसका था। इसलिए जब इधर चीन के साथ रेशम, कागज और बारूद खरीदना होता था इन रोमन साम्राज्य के लोगों को, तो ये रोमन साम्राज्य के लोग ये इधर जा नहीं सकते, बीच में कुषाणु का राज है। इसलिए एक मार्ग, ये जो पाटलिपुत्र से आता था, ताम्रलिप्ति से मथुरा होते हुए, लाहौर होते हुए, पहले नाम सियालकोट था लाहौर का, पेशावर तक आता था, पेशावर से काबुल, काबुल से समरकंद, बुखारा होते हुए कूची और तुर्फान तक जाता था। मैंने बताया कि यहां भारतीय व्यापारी जाते थे, इन केंद्रों पर बस जाते थे। आज भी खुदाइयों में मध्य एशियाई शहरों के सभी स्थानों से संस्कृत की पांडुलिपियां, हिंदू मूर्तियां, बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। यहां भारतीय संस्कृति का प्रचलन था, क्योंकि मैंने बताया था उस दिन, अकेला व्यापारी जाएगा नहीं, घरवाली को भी ले जाएगा, छोरी को भी ले जाएगा, छोरे को भी ले जाएगा, माता पिता भी जाएंगे। अब मान लो बापूजी की मृत्यु हो गई तो पंडित चाहिए, छोरी के फेरे करने तो पंडित चाहिए, तो पंडित को साथ ले गया। बाल भी बढ़ जाते, कटिंग कराने वाला अपना ही नाई चाहिए। नाई को और पंडित को ले जाओगे, अकेला जाएगा क्या? वो भी कहेंगे मैं भी घरवाली को ले जाऊंगा। परिवार के परिवार चले गए। भारतीय संस्कृति चली गई, भारतीय वैदिक मंत्र, विवाह करने की पद्धतियां, भारतीय संस्कृति का पलायन हुआ। इसलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारतीय संस्कृति में रंगा हुआ था। ये भारतीय व्यापारी भारत से सामान लेके जाते थे, चावल है, मसाले हैं, सूती कपड़ा है, लग्जरी गुड्स है, बहुत बढ़िया होता था। ये सामान ले जाते, चीन में जाते, कारवां के कारवां, 100-100, 200-200, 700-700 बैलगाड़ियां। चीन वालों को कहते कि तुम बोलो क्या लोगे? सूती कपड़ा, बोले ना। चावल, बोले हमारे यहां खूब है। तो अन्य वस्तुएं, हमारे पास तलवार है, हमारे पास जेवरात, हमारे पास गहने, हमारे पास सुंदर हार है, हमारे पास नेकलेस है, जो चाहे सो लो। भारतीय सामान बेचते, बदले में चीनी रेशम, कागज और बारूद भर भर करके लाते। बैलगाड़ियां चलती रहती, व्यापारी उन पर चढ़कर गीत गाते, और गाते गाते कहां पहुंच जाते? थल मार्ग से तुर्की होकर रोम, वहां ले जाकर के बेचते। और वहां से बदले में क्या लेते? बताया था, सिर्फ सोना। सोना, कितना सोना है, तभी तो भारत सोने की चिड़िया। वरना कोई ऐसा थोड़ी ना था कि पहले भारत में सोने की चिड़ियाओं की प्रजाति पाई जाती थी जो हाल में विलुप्त तो हो गई। ऐसा था क्या? इसलिए भारत सोने की चिड़िया इसलिए था कि दुनिया भर का सोना, पूरे यूरोप का, चीन का सोना,
भारतीय व्यापारी मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से भारत लाते थे। स्थल मार्ग से ये हाल था, जल मार्ग से ये हाल था। दोनों हाल भारत के लिए जोरदार थे। मैंने बताया आपको कि अपनी रोमन बस्तियां प्राप्त हुई, जैसे कि अर्कमेडू। अर्कमेडू की बस्ती से रोमनों की रहनी और रोमनों के मकानों के साक्ष्य मिले। यानी इटली के लोग, यूरोप के लोग मद्रास के पास में अर्कमेडू नामक स्थान से और अन्य शहरों से रहा करते थे, बताया था। मैंने चित्र भी दिखाए थे उन मकानों के आज जो खंडर मिले उस दिन। लेकिन पट्टे यूरोप वाले अंग्रेजी पीते थे, भारत में भी पीते थे। आदत है ना यूरोप वालों की, ठंड का प्रदेश है, दारू सारू पीनी पड़ेगी वरना जी नहीं सकते, इसलिए वो पीते थे। अरे क्या पीते थे? दारू। उनकी दारू कुछ खास थी, कुछ तो उसमें बात थी। वो बात थी कि वो उसे खास पात्र में पिया करते थे। और उस पात्र को क्या कहते थे बताओ? एम्फोरा। क्या कहते थे? एम्फोरा। ये एम्फोरा दारू का पात्र आपके आरएस प्री में पूछा गया है। हाँ जी, आरएस प्री 2021, अभी हाल ही में। एम्फोरा क्या है तो आप बताएं मैडम? शराब का पात्र किसका? अरे दारू का पात्र किसका? रोमनों का। ये पात्र किसका बना होता था? अरे बताओ, ताम्र या कांसे का। मैंने बताया था उस दिन, दिखाया था। एम्फोरा ऐसा नहीं है। एम्फोरा पात्र जो होता था वो इस प्रकार का होता था, शायद ऐसा वैसा। अरे बड़ा होता था, जरीगन, जग नहीं। ए बावड़ो, तो मैंने यह भी बताया था कि भारत में प्रत्येक व्यापारी जो होते थे, व्यापारियों की एक संघ होता था, यूनियन। इस यूनियन को श्रेणी कहते थे। प्रत्येक व्यापारी यूनियन का प्रमुख कौन होता था? श्रेष्ठिन। आज जिसको हम सेठ जी कहते हैं, सेठ जी, ये सही में श्रेष्ठिन का ही बिगड़ा हुआ रूप है। सेठ जी श्रेष्ठिन का ही बिगड़ा हुआ रूप है। श्रेष्ठिन होते थे। इन व्यापारियों का जो कारवां होता था, कारवां, उसका जो प्रमुख होता था उसे कहते थे सार्थवा। क्या कहते थे? जब व्यापार करने के लिए रास्ते में 500 700 बैलगाड़ियां लेके जाते थे, तब इनका प्रमुख कौन होता था? मैंने बताया कि कुछ पक्षियों को भी साथ रखा करते थे, जो मार्ग बताया करते थे। मार्ग दर्शन करने के लिए पक्षियों को रखा जाता था, जिसमें बाज सबसे महत्वपूर्ण पक्षी था, बाज। तो ये चीजें चूंकि मैं बता चुका, तुम कहो तो आज मैं तुम्हें वो उस दिन वाली 2-4 चीजें यदि बची हुई हैं, नहीं गई, तो मैं दिखा दूं। ये तो एम्फोरा, ये तो उस दिन भी देखे थे। ये अर्कमेडू से मिले। अब ये तुम्हें जग लगते हैं क्या? फिर ये तुम्हारी परीक्षा में आरएस प्री में पूछा गया है लास्ट ईयर 2021। तो मैडम ध्यान से देखिए,
गौर से देखिए, ये पात्र आपके काम आएगा। कब? परीक्षा में। गत बार भी काम आया। प्लीज निगाहें दौड़ाइए। ये भारत में मिले हैं अरकमेड़ू से। कहां से मिले? आप कहोगे गुरुजी अरकमेड़ू क्या? तो फिर से देखिए, अरकमेड़ू सहित दक्षिण भारत में हमें रोमन बस्तियां मिली हैं। ये देखिए, ये रोमन बस्तियों के साक्ष्य। और आपका मन ये देखने का नहीं है तो रोमन शैली के मकान ईसवी सन से पहले, ये देखिएगा, ये भारत में ईसा के पहले से प्रारंभ है। जब भारतीय झोंपड़पट्टियों में रहा करते थे, तब मैडम ये मकान बना के रहते थे। समझे? नहीं समझे तो थके हुए हो। बीच बीच में झपकी आ जाती, कोई बात नहीं, आ जाती है, चलता है। तो देख पा रहे हैं रोमन बस्ती, इनकी शैली यूरोपियन है, ग्रीको रोमन जिसको बोलते हैं, यूनानी रोमन शैली, ये हमें प्राप्त हुए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पहले भारत को दुनिया के व्यापार की जरूरत नहीं थी, दुनिया को भारत के व्यापार की जरूरत थी। यदि कोई भारत से व्यापार नहीं करेगा तो वो गरीब हो जाएगा। तुम होना चाहते हो गरीब? नहीं, हर देश इसलिए भारत से व्यापार करता था। तो अब यही बातें मुझे लिखानी है, मैं लिखा दूं, लिखेंगे जी। जहाज भी दिखाएं? लो, मैडम को कह रहे जहाज नहीं दिखाए। मैडम जहाज गया होगा तो उस दिन वाला जहाज तो गया, आज दूसरा आया हुआ है। कपड़ा टंगा हुआ है, ऊपर तक है, हवा भरी हुई है, जहाज को उसी साइड में गति मिल रही है, धक्का मिलता है, उसी से जहाज चलता है। इसलिए जहाज चलाने की जरूरत नहीं थी, हवाएं अपने आप ले जाती थी। भारत की ओर बढ़ता मानसून अरब सागर से अपने वो तटों पे ले जाता, लौटता मानसून अपने आप ले आता। अरे भारत को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, ऐसा तो कभी किसी को नहीं दिया जैसा भारत को। तो अब लिखा दूं मैडम, जहाज देख लिया ना, अब बैठने तो नहीं जा रहे ना? हाँ हाँ, यही रहना है, ठीक है ना, जब तक परीक्षा नहीं लगे। ओके,
स्टार्ट करें लिखना। सातवाहन एवं कुषाण काल, व्यापार की हेडिंग डाल दो, डाली हुई है। लिखना शुरू करें। सातवाहन एवं कुषाण काल में, सातवाहन एवं कुषाण काल में कुषाण काल में भारत से रोमन साम्राज्य एवं चीन को व्यापार होता था। चीन को व्यापार होता था। कुषाण काल में भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। कनिष्क की राजधानी पेशावर तक, कनिष्क की राजधानी पेशावर तक उत्तरापथ नामक मार्ग जाता था। उत्तरापथ नामक मार्ग जाता था। पाटलिपुत्र कौशाम्बी श्रावस्ती मथुरा पाटलिपुत्र कौशाम्बी श्रावस्ती मथुरा वैशाली हस्तिनापुर तक्षशिला स्थल व्यापार के मुख्य केंद्र थे। भारतीय व्यापारियों ने मध्य एशियाई केंद्रों यारकंद, खोतान, कासगर, समरकंद, बुखारा, कुची, तुर्फान,
समरकंद, बुखारा, कुची, तूफान में भारतीय व्यापारी बसे जो चीन और रोमन साम्राज्य के मध्य मध्यस्थ के रूप में व्यापार करते थे। बदले में सोना चांदी भारत लाते थे। इस समय व्यापारियों की श्रेणियां थी। जातक कथाओं में जातक कथाओं में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन श्रेणियों का प्रमुख श्रेष्ठिन होता था। व्यापारियों के कारवां को सातवां व्यापारियों की कारवां, बोर्ड पर लिखा हुआ कारवां, ये लिखा हुआ कारवां को सातवां निर्देशित करता था। सातवां निर्देशित करता था। दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार का विकास हुआ। भारत में अनेक प्रसिद्ध बंदरगाह थे। तो कौन कौन से बंदरगाह थे दोस्तों? एक यहां बरगू कच्छ,
बड़ोच बोलते हैं जिसको आजकल। यहां सोपारा, यहां मुस्सिरी, यहां ताम्रलिप्ति। तो आप चाहो तो मैं बना दूं। बिल्कुल बना भी दिया कई बच्चों ने। बाकी के बच्चे भी होशियार बनो, फटाफट मैप बनाओ। यहां पर एक बांदर भी है, बांदर, कोरकई, कावेरी पत्तनम, तोंडी। तो ये दक्षिण भारत में ज्यादा है। ये कोरकई दोस्तों इधर नहीं, इधर करना, कोरकई। इधर है वाजी, वांजी, वांजी। यहां दो शहर वो भी मैंने जो खुदाई में प्राप्त किए थे, एक मदुरई है, दूसरा अरक्केमेडु। ये लो। कावेरी पत्तनम, कावेरी नदी, पत्तनम, कोरकई, कोरकई। मजे मत लो। लिख दिया। अरे प्यारे बच्चों, लिख दिया क्या? तो नीचे लिखो तो, दक्षिण भारत से रोमन साम्राज्य एवं दक्षिण भारत से रोमन साम्राज्य एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया जाता था।
दक्षिण भारत से मसाले, मसाले, मोती, मसाले, मोती, मोती, हंस वाले मोती, एवं सूती वस्त्र। सूती वस्त्र तो तीन चीज हो गई, मसाले, मोती और सूती वस्त्र। रोमन साम्राज्य को निर्यात किए जाते थे। दोबारा बोलूं? क्या बोलूं? बावड़ी दिखा क्या बोला था। दक्षिण भारत से मसाले, मोती एवं सूती वस्त्र रोमन साम्राज्य को निर्यात किए जाते थे। बदले में, लिखते जाओ, बदले में सोना भारत लाया जाता था। बदले में सोना भारत लाया जाता था। लिख दिया क्या? पेरिप्लस ऑफ, आप ध्यान से सुन लो, सुन लो, सुन रहे हो? प्यारे बच्चों, ये जो लाल सागर है, ये वाला लाल सागर है या नहीं है यहां पे? इस लाल सागर से जो व्यापार हो रहा था, इसके ऊपर एक लेखक ने किताब लिखी जिसका नाम है, किताब का, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, कुछ साइंस के बंदे हैं आपके पास? बायोलॉजी रही है किसी की? इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं? आरबीसी, वेरी गुड। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। यूनानी भाषा में लाल रंग को इरिथ्रियन कहा जाता है। लाल तो इरिथ्रियन, आप में जिसका भी रंग लाल है हो, यदि किसी का रंग लाल है या हो, तो आप उसका नाम इरिथ्रियन निकाल सकते हो। यदि कोई लाल शर्ट पहन के आता है तो आप उसे कहें कि इरिथ्रियन शर्ट्स। इरिथ्रियन मतलब लाल। तो एक लेखक ने किताब लिखी, कौन सी? इरिथ्रियन सी का मतलब, तो लाल सागर का नाम ही क्या था? इरिथ्रियन सी। तो उसने पेरिप्लस के नाम से लाल सागर से जो व्यापार हो रहा था, उस व्यापार पर किताब लिखी। लेखक कौन था बताओ? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, इस लेखक का नाम बताओगे तो। एक लाख का, अभी का भी, तुरंत बता दे बावड़ी। ऑप्शन ऑप्शन कुछ ना है, सीधा नाम या फिर लुप्त। तो ध्यान रखें, इसका कोई भी लेखक था ही नहीं।
इसका लेखक ने किताब लिखी और अपना नाम जहां लिखा था वो पेज फट गया। लेखक अज्ञात है। आपके क्वेश्चन आएगा, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? अज्ञात। तो अज्ञात लेखक है दोस्तों इसका। ये लेखक लाल सागर से भारत के मध्य व्यापार पर किताब लिखता है। कौन सी? और इस किताब में वो आंसू बहाता है। आंसू बहाते हुए कहता है कि रोम का सोना घूम फिर करके भारत में जाता है और फिर वापिस नहीं आता। भारत सोने का दलदल है। क्या एक बार सोना दुनिया से जाता है, घूम घाम करके भारत पहुंचता है, और भारत में जाने के बाद कभी भी सोना फिर से नहीं लौटता। वो कहता है, क्योंकि वो कहता है यहां भारत की विशाल आबादी और उसमें विशाल आबादी में विशाल महिलाएं। महिलाओं की एक ही पसंद है, सोना। सोना, सोना बाबू नहीं, सोना। भारत आने के बाद सोना महिलाओं के पास फिर वापिस आता है क्या? मतलब ही नहीं है। इसलिए आंसू बहाता है कि दुनिया का सोना घूम घाम करके भारत पहुंचता है। भारत दुनिया के सोने का दलदल है, वहां सिर्फ जाता है, आता नहीं। बात समझ रहे हो? तो मैं लिखा दूं ये बात, लिखो। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के अज्ञात लेखक ने पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के अज्ञात लेखक ने लाल सागर होते हुए रोमन साम्राज्य का भारत के साथ व्यापार का विस्तार से उल्लेख किया है। विस्तार से उल्लेख किया है। इस लेखक ने बताया कि दुनिया भर का सोना घूमकर भारत आता है। दुनिया भर का सोना घूमकर भारत आता है। फिर पुनः कभी नहीं लौटता। अतः भारत को सोने का दलदल बताया।
अतः भारत को सोने का दलदल बताया। ठीक है, एक बात और लिख दूं। एक बार ये प्रश्न आ गया बोलो तो, कौन सा लेखक भारत में यूरोप से सोना आने पर आंसू बहाता है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रेंसी का लेखक। तो ये बात भी लिख देते हैं, आंसू भी बहाओ, लिखो। लेखक रोमन सोना भारत आने पर रोमन सोना भारत आने पर आंसू बहाता है, दुख प्रकट करता है। रोमन लोग भारत में रोमन लोग भारत में मुसिरी, अर्कमेडू, मुसिरी, अर्कमेडू, कोरकई जैसे बंदरगाहों के पास रोमन बस्तियों में रहते थे। रोमन बस्तियों में रहते थे। हेडिंग डाल दो, अरकमेड़ू। तो ये अरकमेडू कहां से मिला है? तमिलनाडु से। तो लिख दो, तमिलनाडु से प्राप्त स्थल रोमन बस्तियों के साक्ष्य शराब के ताम्र पात्र, एम्फोरा की प्राप्ति हुई है। एम्फोरा की प्राप्ति हुई। भारत रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र यहां माल गोदाम एवं अगस्टस की मूर्ति प्राप्त हुई।
माल गोदाम एवं अगस्टस की मूर्ति प्राप्त हुई है। लास्ट बात, पेरिप्लस में इसका नाम क्या मिलता है? पोडुके। पेरिप्लस में आर्किमेडू का नाम पोडुके मिलता है। अरे M4 है, याद रख लेना रे बेटा, पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो बताओ मैडम आप, आर्किमेडू का क्या महत्व है? भारतीय आर्थिक विकास में आर्किमेडू का क्या महत्व है? बताओ जी, बोलो। तमिलनाडु का एक प्रमुख स्थल, प्राचीन प्रमुख स्थल, आगे बोलो तो। जहां पर रोमन बस्ती की प्राप्ति हुई है, यह प्राचीन भारत में रोमन और भारतीय साम्राज्य के बीच व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र या सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से हमें माल गोदाम, रोमनों के मकान और शराब के पात्र एम्फोरा की प्राप्ति हुई है। ये हो गए 50 शब्द। RS मेंस में टकाटक लिख दो, नंबर आएंगे। प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तो प्री फाइट करो, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, जब आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत में मोती कहां मिलते थे, मोती, पहले भी बोला था मैंने, मोती, मोती, बताओ। आर्किमेडू नहीं बेटा, कोरकई। तो नोट डाले नीचे, नोट, नोट। कोरकई से, कोरकई, देखो ऊपर लिखा हुआ कोरकई, कोरकई से मोती प्राप्त किए जाते थे। मोती प्राप्त किए जाते थे तथा विदेशों को निर्यात किए जाते थे। ओके, हमने पढ़ दिया है ये सारा, ये व्यापार, ये पूरा। अब बचा एक लास्ट बिंदु, हेडिंग डाल दो, मौर्योत्तर काल में कला। मौर्योत्तर काल में कला। मौर्योत्तर काल में कला। तो मैंने बता रखा है आपको, सिर्फ दिखाना है एंड लिखाना है। वैसे तो बता रखा है। इस समय दोस्तों यूरोपियन कला और संस्कृति
इंडो ग्रीक या यूनानियों के माध्यम से यूरोपियन कल्चर भारत आई आई और भारतीय कल्चर यूरोपियन ने सीखी। तो दोनों का क्या हुआ? मिलन, सांस्कृतिक मिश्रण। हमने यूरोपियन से 7 दिन का सप्ताह, संडे, रविवार, वो कहेंगे मूनडे, हम कहेंगे सोमवार, चंद्रमा का दिन, सूर्य का दिन, वो कहेंगे संडे, हम कहेंगे रविवार, वो कहेंगे मूनडे, चंद्रमा का दिन, हम कहेंगे सोमवार। तो इस प्रकार हमने सप्ताह के 7 दिन, मैंने लिखाया तो था आपको पहले कि यूनानियों ने भारत में आकर के यूरोपियन जो कल्चर थी उसको भारत में लागू किया। जैसे रोमन और यूनानी, भारत में सबसे पहले भारतीय लोग मंदिर संदिर मूर्ति नहीं बनाते थे। भारतीयों को मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना किसने सिखाया? तू बता बावड़ी। रोमनों ने। अरे वाह, तू तो होशियार हो गई। कब हुई थी? तो दोस्तों, मंदिर बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले रोमन शासकों ने की थी। जैसे अभी मैंने लिखाया भी था आपको, अगस्टस की मूर्ति मिली है। लिखाया था क्या? लिखाया था। तो मूर्तियां और मंदिर सबसे पहले रोमन साम्राज्य के लोग बनाया करते थे। आज भी 2000 साल पुराने यूरोप में मंदिर मिलते हैं जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं की तरह की मूर्तियां लगी हैं। भव्य मंदिर, संगमरमर के मंदिर, और वो भी इटालियन संगमरमर दोस्तों, गजब का संगमरमर। तो मंदिर रोमन साम्राज्य से आए, मूर्ति भी वहीं से आई। मूर्ति पहले ही इनको लेकर के आए थे इंडो ग्रीक, मैंने बताया था आपको। और जब निर्माण की शैली तो रही कौन सी? अरे यूरोपियन निर्माण की शैली कौन सी है? बोले तो ग्रीको रोमन, ग्रीको रोमन शैली। बट इस शैली में विषय, सब्जेक्ट, किसकी मूर्ति बनानी है वो हो गए भारतीय। जैसे शैली है यूरोपियन, देवता अपोलो की तरह मूर्ति बनाएंगे, लेकिन विषय, सब्जेक्ट होगा गौतम बुद्ध, बुद्ध की मूर्ति, घुंघराले बाल, वो गौतम बुद्ध, सुंदर सुंदर नाक नक्श। बताया था? दिखाया था? नहीं बताया? नहीं दिखाया? ऐ झूठो। सब बताया था, सब दिखाया था। तो ध्यान रखें, इन मौर्योत्तर काल में भारत में मूर्ति कला की एक शैली विकसित हुई जिसका नाम था, मैंने बताया था, गांधार शैली। बताया था क्या? गांधार शैली की विशेषता बताओ जी। एक तो ये कौन से क्षेत्र में बनाई गई? उत्तरी पश्चिमी भारत, अर्थात तक्षशिला से मथुरा तक ये मूर्तियां बनाई गई तक। इनका मूर्तियों का रंग कैसा है बताओ? कैसे पत्थर से बनाई गई? स्लेटी पत्थर से ये मूर्तियां बनाई गई। तीसरा, इन मूर्तियों की खास बात क्या है? सौंदर्य प्रधान। इनका उद्देश्य है शारीरिक सौष्ठव को दिखाना। सौष्ठव बोले तो मूर्ति पर वस्त्र तो है इतना बारीक कि उसके 6 पैब, क्या बोलते हैं उन्हें,
6 पैक, पैक भी नहीं बोलते तो भी, हाँ 6 एप्स, ऐप भी नहीं है शायद, जो भी है समझ गए। मासल चेहरा नहीं, मांसपेशियों को दिखाना, शरीर की सौष्ठव बनावट को दिखाना। इसलिए शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन करना, जिसका उद्देश्य है मूर्तियों के सौंदर्य को दिखाना। अतः इसके लिए वस्त्र कैसे होंगे? महीन वस्त्रों में ये मूर्ति बनाएगी। उद्देश्य इस जीवन को जीना, जी भर के जीना, कि सुंदरता को देखो, खुश हो जाओ कि कैसे। उद्देश्य परलोक नहीं है, इस लोक को देखना। चौथी बात, इन मूर्तियों में बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्तियां सर्वाधिक बनाई गई। और ये किस देवता की भांति? यूनानी देवता अपोलो, अपोलो की भांति घुंघराले बाल, बनाए गए। ठीक है जी। इसी समय भारत में फिर हिंदू मूर्ति शैली भी प्रारंभ हुई। और इस हिंदू मूर्ति शैली को हम कौन सी शैली कहते हैं? मथुरा शैली। मैंने बताया शैली मथुरा की नहीं है, बयाना के बंसी पहाड़ की है, बताया था उस दिन। मथुरा में तो पहाड़ी नहीं है, पत्थर भी नहीं है। जो लाल बलवा पत्थर होता है दोस्तों, वो बयाना के बंसी पहाड़ भरतपुर से मिल निकलता है, और वहीं ये मूर्तियां बनती थी। सच बात है, इसका नाम होना चाहिए था बयाना शैली, बट बयाना रह गया छोटा। क्यों मैडम? इसलिए बयाना का नाम पड़ा नहीं। तो समझ रहे हो ना? नींद की झपाके आ रहे हैं, मैं बार बार जगा रहा हूं, जाग जाओ जाग जाओ। अरे यहां मूर्ति बना दी बावले, तो कौन सी शैली? इस शैली की विशेषता इसके उलट है। ये कहां से मिलेगी? संपूर्ण भारत या संपूर्ण उत्तरी भारत से ये शैली प्राप्त हुई। पत्थर कैसा है? लाल बलुआ पत्थर, ये स्लेटी है। इसका कैसा होगा? लाल बलुआ पत्थर। क्या दिखाएंगे इसमें? मैंने बताया कि काली माता के पीछे का जोरदार प्रकाश, और काली माता का सुंदरता नहीं, काली माता के वस्त्र, माला, और उसके यहां पर वो कपाल कुंडला, कपाल, और खप्पर भरने वाली खून टपकता हुआ कटोरा, और एक हाथ में तलवार की। बोला अभी दूं क्या? तो लोग देखेंगे क्या? नहीं, हे काली माता तेरी जय हो, और मेरे को आरएस में सिलेक्शन दे देना, थानेदार बना देना, तेरी जय हो बस। कोई उसके चेहरे की तरफ देखेगा कि देखो काली माता का नाक कितना सुंदर, को देखेगा ना, आंखें बंद। तो यहां दिखाना है, यहां पारलौकिक उद्देश्य, परलोक वाला उद्देश्य अलग है। यहां शरीर के सौंदर्य को प्रकट करना है। इस जीवन में आए हैं तो अच्छा सौंदर्य देखो, यहां परलोक की बात है। जय हो। आंख बंद करना देवताओं के सामने। तो यहां आध्यात्मिक ओज एवं प्रभामंडल तथा वस्त्राभूषण को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है जी। अगली बात, यहां किस किस की मूर्तियां बनाएगी? सबसे पहले दोस्तों जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी, फिर बुद्ध की मूर्तियां बनी, और इसके बाद में सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी।
मूर्तियां बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो मैंने उस दिन दिखाया था अंतर, आप देख लो फटाफट। एक दिन मैंने आपको बताया था मथुरा शैली गांधार शैली दिखाया था ना। अरे बताओ रे। ये रही मूर्तियां, मैंने उस दिन दिखाया था आपको। तो उद्देश्य क्या है बच्चों, यहां इन मूर्तियों का ये देखो पूरा डिटेल लिखा, पूरा इन मूर्तियों में गौतम बुद्ध दिखाया गया है। कोई ना, तो इन मूर्तियों में देखो कि घुंघराले बाल मैंने बताया था उस दिन, दिखाया भी था। नाक नक्श तीखे बनाए गए, सुंदरता दिखाने की कोशिश की गई है बच्चों। यहाँ गौतम बुद्ध जो है उनके वस्त्र जो है बहुत महीन, शरीर पूरा बाहर झांकता हुआ सा प्रतीत होता है। वस्त्र तो है लेकिन पारदर्शी है। उद्देश्य सुंदरता को दिखाना है। लेकिन दूसरी ओर जो बात करें अपनी जो मूर्तियां, एक उस दिन मैंने आपको ये भी बताई थी, ये भी दिखाई थी, ये नहीं थी, ये थी। हाँ, तो मैंने दिखा करके आपको ये बताया था कि उद्देश्य यही है इनका कि किसी भी तरह से जो है सुंदरता को दिखाना, तो सुंदरता को दिखाना। तो नाकनक्स की वाइज और घुंघराले बाल आप देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध की नहीं थी, यूनानी देवता अपोलो की तरह बनाने की कोशिश की कि पत्थर भी स्लेटी है। ठीक है, ओके। तो बात करें अब यदि अपने मथुरा शैली बोले तो बयाना शैली की, तो बयाना शैली भी देख लो फटाफट। अरे बावड़े आजा, मथुरा, लाल बलुआ पत्थर है। अब जैसे मान लो यही है, इसमें प्रभामंडल ज्यादा है। अरे कहां गया गौतम बुद्ध तू, कहां है आगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं प्रभामंडल जो है ना पीछे का, वो ज्यादा है। इनमें सौंदर्य के बजाय लाल बलुए पत्थर के अंदर जो है गौतम बुद्ध को नाकनक सुंदरता की जरूरत नहीं है, उसके आभा और उनको दिखाने की कोशिश की गई। और इनके साथ साथ यदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखोगे तो आजकल अपन जो मंदिरों में देखते हैं वो सारी यही मूर्तियां हैं। इस प्रकार की मूर्तियां जो होती हैं लगभग लगभग आज अपन जैसी मूर्तियां देखते हैं वो सारी लाल बलुए पत्थर की है। तो अब दोस्तों ये तो मैंने आपको दिखा दिया फटाफट, ये छोड़ो, आप तो जो है इनको उतार लो एंड फटाफट उतार लो। ऐसा कैसे उतार लो, फिर तो होशियार हो गए यार, इतने जल्दी लिख दिया। तो दोस्तों
लिख दिया क्या सबने? ओके, तो इन्हीं के साथ अपना मौर्योत्तर काल समाप्त। कल मैं आपको, यदि क्लास लगेगी, लगेगी ना कल, तो मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा आपको, गुप्त काल, जो कि अपने प्राचीन भारत में लगभग लगभग लास्ट यूनिट होगा। इसके बाद आप कहो तो सीक्वेंस वाइज मध्यकाल पूरा करा के आधुनिक कराऊं, या फिर डायरेक्ट आधुनिक, एज यू विश, जैसा बहुमत कहेगा वैसे मैं कर लूंगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।